सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द करेंट अफेयर क्लासेस। जो आज का टॉपिक है, कंटिन्यूसली दिल्ली में जो गाइडलाइन चल रहा है फॉर द एयर पोल्यूशन, काफ़ी हाई लेवल है, सीवियर कंडीशन है। सीवियर कंडीशन, सीवियर प्लस में क्या है, ग्रैप 4 लगा रहे हैं। ग्रैप 4 इज द 4 स्टेज ऑफ एक्शन प्लान। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और बाद में पार्लियामेंट ने एक एक्ट बना के उस कमेटी को मैंडेट दिया एक्शन लेने के लिए। जो कमेटी है उसका क्या नाम है, कमीशन फॉर द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को लेके दिक्कत है, कमीशन बना इसलिए कमीशन याद है, याद याद करना आसान है। कमीशन फॉर द एयर पोल्यूशन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट करने के लिए है। ठीक है, तो कमीशन, किसी भी एक कमेटी को कमीशन कहते हैं। एयर पोल्यूशन के लिए बनाया गया है और एयर पोल्यूशन के मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है, इसीलिए उसका नाम है कमीशन फॉर द एयर पोल्यूशन मैनेजमेंट। और वो जो एक्शन लेती है, ऑलरेडी उस लॉ में हमने ग्रैप 4 स्टेज पे किया है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ द ग्रैप? गुड, हाँ, ग्रेडेड, 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 वो भी ग्रेजुअल सेम ही है। ग्रेडेड, आर से रिस्पॉन्स, ए से एक्शन, पी से प्लान। पहले से ही एक प्लान देके रखा है कि 4 स्टेज पे हम एक्शन लेंगे। एक तो नॉर्मल कंडीशन है, एयर क्वालिटी नॉर्मल है, फिर पुअर होगा, फिर उसके बाद सीवियर होगा और फिर सीवियर प्लस। सीवियर प्लस का मतलब एकदम ही खराब। और जो इसका हम लोग पॉइंट में करते हैं एयर क्वालिटी का, एयर क्वालिटी इंडेक्स हम लाते हैं, दैट इज 0 to 500 है। ठीक है, दिल्ली का जो इस समय केस चल रहा है दैट इज 400 से ऊपर चल रहा है, सीवियर प्लस में चल रहा है, और इसीलिए स्टेज 4 का हमने लगा के रखा है। ये स्टेज 1 2 3 है, स्टेज 4 में जाते जाते वो कंपनीज फैक्ट्रीज भी बंद करवा दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क भी बंद करवा दे रहे हैं। तो अब दिक्कत यह है कि कंस्ट्रक्शन वर्क अगर आप बंद करवा देंगे तो जो लोग उसमें काम करते हैं, जो मजदूर हैं, उनको तो डेली बेसिस पे अपनी कमाई करते हैं, डेली बेसिस पे खर्चा चलता है, उनको तो सैलरी मिलता नहीं है कि आपका छुट्टी हो गया फिर भी मंथली सैलरी आ जाएगा। उनका तो डेली बेसिस पे अगर नहीं होगा तो उनकी पूरी की पूरी, अगर 15 दिन के लिए भी आपने बंद करवा दिया है तो 15 दिन वो क्या भूखे थोड़ी मरेगा। गांव में होते हैं तो फिर भी खेत ओत से कुछ लेके आते हैं, सस्ता होता है गांव में रहना। लेकिन शहर में जाके आप रूम लिए होते हैं, रूम उनका कुछ नहीं। तो दिल्ली में 8-10 हज़ार से एकदम स्लम में भी रूम का यही हाल है, 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार में मिल रहा है। तो दैट इज द कंडीशन। तो उसी को लेके बात हो रही है कि ये कंटिन्यू रखना है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि स्टेज 4 बहुत हार्श है। हार्श का मतलब आप मैक्सिमम वर्क को बंद करवा दे रहे हैं। जैसे स्कूल्स बंद करवा दिया, ठीक है, वो अलग बात है, उसको भी लेके विरोध चल रहा है कि एकदम स्कूल ही बंद रहेगा तो बच्चे कैसे ऑफलाइन में करेंगे, ऑनलाइन में नहीं समझ में आता है, तो इस बात को लेके चल रहा है। तो मेन मुद्दा यही है कि अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हम मिक्स करके चला लें, कि ग्रैप जो सेकेंड स्टेज है कि बहुत इसेंशियल चीज़ें हैं उसे ही बंद करवाएं। जैसे कि जहाँ से बहुत हाई लेवल पे पोल्यूशन है, जैसे आसपास में कोई कोल कोल पावर प्रोडक्शन हो तो वहाँ से ज़्यादा होगा। जो डीजल का व्हीकल है बहुत पुराना है, 15 साल 20 साल पुराना है, तो उसकी इफिशियंसी घट जाती है, वहाँ से CO2 ज़्यादा, जितने भी एयर पोल्यूटिंग गैस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। CO2 तो ग्रीन हाउस गैस है, नॉट ए एयर पोल्यूशन गैस। ओके, तो जैसे इससे व्हीकल से, व्हीकल ही सोर्स है सल्फर डाइऑक्साइड का। सल्फर डाइऑक्साइड तो एयर पोल्यूटिंग गैस है जिससे बीमारियां हो सकती हैं। O3 का भी कहीं ना कोई सोर्स है, लीड भी निकलता है, आपने देखा होगा व्हीकल से ही लीड भी निकलता है। तो कहीं ना कहीं हमको एक सुप्रीम कोर्ट का जो अभी आ रहा है डिसीजन, उसमें है कि हम मिक्स करके मिलाएं। ग्रैप 2, ग्रैप 3, ग्रैप 4, कुछ कुछ स्टेज का हम थोड़ा थोड़ा ले लें, जो भी इसेंशियल है बस उसको ही हम क्लोज करें। दिस इज द मेन थिंग। तो किसका पार्ट है? GS पेपर 3 इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन जो टॉपिक आता है उसमें ये होगा। देन वी विल सी दैट द रेलवे बोर्ड हैज फॉर्म कमिटी टू प्रूव द CRS रिपोर्ट ऑन द पंबा ब्रिज। तो पंबा ब्रिज एक यहाँ पे बन रहा है रामेश्वरम में, तो हम उसको सी पे बना रहे हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है उसको लेके एक कमेटी बना के रखा है। तो पीसीएस को लेके आप देखते रहिएगा कि पंबन ब्रिज अगर पूछ दे कहाँ पे है तो रामेश्वरम तमिलनाडु में है। रामेश्वरम पे 2 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज बनाने का प्लान चल रहा है। ओके, कश्मीर में एक सेंट्रल एशियन आर्टिजन रिकनेक्ट अंडर वन रूफ इन द श्रीनगर। वहाँ पे एक तरीके का होता है ना, कोई क्राफ्ट मेला टाइप का चला रहे हैं। पहले ये लगता था 500 साल पहले ये कंटिन्यूअसली था सेंटर एशियन से, जो आर्टिजन थे। आर्टिजन का मतलब जो लोग क्राफ्ट जानते हैं, क्राफ्ट जैसे होता है ना कि आप ये लकड़ी का
कारपेंटरी अच्छी आती है या उस पर आप अच्छा डिजाइन करते हैं। तो वो पहले सेंटर था कश्मीर, कश्मीर से सेंट्रल एशिया से आते थे, पर्सिया से आते थे, अभी 500 सालों से बंद हो गया था। फिर से ये दोबारा हम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग एक दूसरे का स्किल्स एक दूसरे को दें। जैसा आप कितना भी पढ़ ले उतना नहीं पता होता है, लेकिन जो बनाता है खुद बताएगा तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। कुछ चीज़ें होती हैं कि आप डिजिटल मीडिया पे सब कुछ है, बुक में भी सब कुछ मिलेगा, लेकिन जब उस आदमी से मिलते हैं वो बताएगा कि कैसे हम लोग बनाते हैं, तो उससे क्लियरिटी आती है और एक दूसरे का जब हम स्किल सीखते हैं तो कहीं ना कहीं एक नए तरीके का कल्चर का इवोल्यूशन होता है। तो दैट इज मेन। देन वी विल सी दैट द पुलिस, उड़ीसा पुलिस ऑन द हाई अलर्ट एज द पन्नू इशू थ्रेट टू द मीट डीजीपी। डीजीपी का मीट होता रहता है। डीजीपी क्या होते हैं? जो हेड ऑफ पुलिस होता है किसी भी स्टेट का, वो डीजीपी होता है। सबसे बड़ा पुलिस रैंक का जो ऑफिसर होता है दैट इज डीजीपी। ओके, तो डीजीपी का मीटिंग होता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सिक्योरिटी इशू जितना भी होता है उसमें प्राइम मिनिस्टर भी पार्टिसिपेट करते हैं, होम मिनिस्ट्री है। सिक्योरिटी को लेकर पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर कौन देखता है? यूनियन लेवल पे अपना होम मिनिस्ट्री ही देखती है। तो उसमें सारे लोग मिलने वाले थे, लेकिन हु इज द पन्नू? पन्नू बहुत न्यूज में हम लोग पढ़ रहे थे। निज्जर, पन्नू, निज्जर पढ़ा था। हरदीप सिंह निज्जर कौन था? हरदीप सिंह निज्जर, ये पन्नू और निज्जर ये लोग खालिस्तानी जो मूवमेंट चला रहे हैं एक सेपरेट सिख स्टेट के लिए, उसके लीडर हैं। ये इंडिया में नहीं, इंडिया में तो हम लोगों ने बैन करके रखा है इनको, डर है पकड़ के हम लोग इन पे केस चलाएंगे। तो ये लोग मैक्सिमम फॉरेन कंट्रीज में जैसे कनाडा हुआ, यूएस हुआ, यूके हुआ, वहां पे जाके ये लोग एडवोकेसी करते हैं। और वहां पे ये है कि वहां पे इसलिए इनको छूट मिल जाती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं कि हम तो कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ तो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर आ जाएगा। तो पन्नू इज फ्रॉम द यूएस। वहां पे अभी हमने असैसिन करने का कोशिश किया था, ऐसा आरोप लगा है, यूएस ने आरोप लगाया है कि इंडिया के ऑफिसर मिलकर इनको मारने की कोशिश किए थे, तब से ये न्यूज में है। ठीक है, हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में था, इंडिया ने उसको मार दिया है, तो उस पर लेकर कनाडा के साथ हमारा रिलेशन थोड़ा सा खराब हो गया है। तो खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर इन्होंने कहा है कि थ्रेट दिया है कि उसमें भी हम कुछ कर सकते हैं, तो उसी को लेकर हाई अलर्ट है। ओके, देन देयर इज द नाउ यू डोंट, ये मेनली है जैसे डिजिटल अरेस्ट आजकल चल रहा है। क्या है डिजिटल अरेस्ट? मोदी जी अपने मन की बात में भी समझाए हैं सब, अभी पिछले ही महीने का मन की बात यही कि डिजिटली आपको कॉल आएगा और कॉल ऐसे आएगा कि सच में उधर से पुलिस का पूरा वो यूनिफॉर्म पहन के वो कॉल करेगा, और जिस तरीके से पुलिस बात करती है कि आप पे केस हुआ है, ये धारा लगा है, फिर वो बीच बीच में वो छोटे कांस्टेबल आके पूछेंगे, फिर ऐसा लगेगा कि सामने वाले को हाँ सच में हो रहा है। और वो ऐसे लोगों को करते हैं जो कुछ न कुछ करप्शन का केस किए हो, जैसे कुछ न किसी ने टैक्स बचा लिया हो तो उनको शक हो जाता है, हाँ लग रहा है वही टैक्स बचा इसीलिए। लेकिन रियल में वो नहीं होते, रियल में नकली पुलिस होता है, ये फ्रॉड स्कैमस्टर होते हैं, जो मतलब पुलिस नहीं होती है, लेकिन आपके मन में भय रहता है। जैसे आपका प्रूफ नहीं है कि आपने कुछ चोरी किया या, लेकिन आपको पता है कि आपने टैक्स बचाया है, और वो सब कैसे भी ढूंढ ढूंढ के निकाल लेते हैं कि अच्छा इस आदमी के पास इतना टैक्स का कुछ पैसा था, दिया नहीं होगा। अंदाजा लगा लेते हैं ना कि माने कोई यहाँ पे एस्फरा है, बहुत बड़ा ज्वेलरी का है, तो ऐसा थोड़ी वो एकदम 100% टैक्स देते होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टैक्स कट करते होंगे। अब उसके ओनर को करा, और वो लोग पता लगा लेते हैं पहले से कि अच्छा इनका पैसा यहाँ लगा हुआ है, इस बिजनेस में लगा हुआ है, इसका ये लोग फाइलिंग नहीं करते हैं। थोड़ी सा इंटरनल उनके पास इंफॉर्मेशन होता है। आजकल तो डिजिटल ही सब कुछ होता है, आप थोड़ा सा डिजिटल इधर उधर पासवर्ड तोड़ ओड़ के कहीं कहीं घुस जाते हैं तो आपको थोड़ी सी पता चली जाती है। तो अब उसके ओनर को लगेगा ना, हाँ करोड़ों में मैंने ये किया है, लग रहा है सही में पुलिस का आ गया, अब वो डर जाएगा। अब उस कंडीशन में वो दोबारा किसी से पूछेगा भी नहीं, होता है ना। अधिक से अधिक जब तक वो लॉयर वॉयर को कंसल्ट करे तब तक वो इतना ज्यादा प्रेशर बना देते हैं कि अभी आके अरेस्ट करेंगे, और अगर आप पैसे दे देंगे तो आपको छोड़ देंगे। तो कुछ ना कुछ, अब उसने 100 करोड़ का करप्शन किया है तो 30-40 करोड़ भी मांगेंगे तो वो सोचता है देख के अपना पीछा छुड़ाए, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो पुलिस नहीं थी। तो यही चल रहा है, काफी ज्यादा केसेज है इंडिया में, करीब 90,000 केस ऐसे हुए हैं, मतलब ये बहुत कंटिन्यूअस है। छोटे लेवल पे ऐसे आ रहा है कि जैसे जैसे आपके कोई ब्रदर हैं कहीं पढ़ते हैं, तो पूरा इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे कि अच्छा 9 से 12 उनका क्लास चलता है, 12 से 3 उनका लैब होता है, फिर एकदम सब कुछ होगा कि उनका नाम क्या है, उनका कुछ कंडीशन है मेडिकल की, हाँ कुछ चीज़ का दवा चला, सब पता होगा। वो एकाएक 1 बजे कॉल करेंगे कि सडनली उनका ये हो गया है, तुरंत उनको 30,000 रुपये की जरूरत है, हॉस्पिटलाइज है, तुरंत भेज दीजिए, मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ वरना ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। ऐसे अब घर वाले हड़बड़ी में कि हाँ सच में ऐसा था, उस कॉलेज में पढ़ता था, नाम भी पता है सब कुछ, तो फटाक से आप 10, अगर वो 30 मांगा है तो 20
20-25 तो आप तुरंत भेज ही देते हैं कि तुरंत आप स्टार्ट कीजिए, लेकिन बाद में पता चलता है जब आप अपने भाई के पास कॉल करेंगे तो पता चलेगा वो तो कॉलेज गया था। तो ये सब केसेज बहुत है, मतलब छोटे लेवल पे भी वो 3,000 5,000 ऐसे भी मांग ले रहे हैं। दिस इज वेरी कॉमन, उनके पास पूरा इन्फॉर्मेशन है कि क्या किसके साथ कंडीशन है। वो ऐसे बात करेंगे कि सच में आपको लगेगा कि हाँ ये चीजें हैं। तो आदमी का जाता है ना शक तब करता है जब थोड़ा ऑड चीजें हो। वो ऐसी चीजें बताएंगे जो सब कुछ आपको लगेगा हाँ, दिमाग वैसे ही सेट रहता है, अच्छा हाँ हाँ वो तो जाता है इस समय में, अच्छा वो बोल नहीं पाते हैं तो अच्छा हाँ कुछ दिक्कत हो गई। छोटा मोटा पैसे के लिए रिस्क नहीं लेता है कि पूरे जिंदगी के लिए लोग कहेंगे 10,000 मांगा नहीं दिया, इस तरीके का माइंड सेट आता है। तो लेकिन यही होता है कि आप मतलब उस कंडीशन में यही है कि आप तुरंत दूसरे रिलेटिव से पूछ लीजिए। पापा है ना, तो पापा घर पे कोई और तो होगा, उससे पूछ लेते हैं कि अच्छा ऐसा कंडीशन है क्या, पापा कहीं बाहर गए क्या, तो पता चलेगा कि नहीं पापा। प्रेशर वो इतना ज्यादा बना देते हैं ना कि आपका काम भी करना, वो रोने वोने लगते हैं एकदम नकली वाले एक्टिंग में कि हाँ बहुत है, मैं बहुत मतलब इनका हेल्प कर रहा हूँ, आपको लगे सच में कंडीशन है क्या, आप भी रोने लगेंगे। तो दैट हैज बिकम सो मच कॉमन। ये तो यही है कि इसका अवेयरनेस फैलाया जाए तभी इसको रोक सकते हैं। जैसे अभी नया नया है तो ये है कि लोगों को पता नहीं, लोगों को थोड़ा सी इस तरीके का हो। तो 90,000 केसेज इसमें हमको मिला है। नेक्स्ट न्यूज इज द साइबर सिक्योरिटी। किसका पार्ट है? जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी में साइबर सिक्योरिटी भी आता है, क्योंकि देश की इकोनॉमी को खतरा है ना, कहीं ना फ्रॉड व्रॉड होता है। जो आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है वो भी जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी से ही रिलेटेड है। ओके, देन वी विल सी दैट द विकिपीडिया एंड एएनआई डिफेमेशन सूट। एएनआई का नाम तो बहुत आप लोग सुनते होंगे, न्यूज हर समय उसका माइक सबसे पहले दिखता है, एएनआई वालों का माइक दिखता है, एक न्यूज मीडिया है। अब ये है कि उन्होंने विकिपीडिया का भी नाम सुना होगा, विकिपीडिया जो हम लोग सर्च करते हैं सबसे इस समय ट्रस्टेबल बना है। तो विकिपीडिया जो है वो एक तरीके का वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन उसको हैंडल करता है। जैसे वो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एनजीओ है, और जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो मिलकर अपना, जैसे कोई आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, कंटिन्यूसली आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप अपडेट कर सकते हैं। फिर जब आप कंटिन्यूसली अपडेट करते रहेंगे, और वहाँ पे जो विकिपीडिया बस ये करता है कि ऊपर से रेगुलेट के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बैठा के रखता है, वो देखता रहता है कि हाँ जो डेटा दिया जा रहा है वो मतलब वेरीफिएबल है, मतलब ठीक ठाक है। और जब जो वॉलंटियर्स कंटिन्यूसली ये सपोर्ट करता रहता है तो उसी को ट्रस्टेड वो लोग मान लेते हैं, उसको कुछ एक्स्ट्रा वो लोग कंसेशन देते हैं कि आपको किसी और का भी बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। जैसे मैं भी जाके विकिपीडिया पे चेंज कर सकता हूँ, लेकिन तुरंत वेरिफिकेशन उसका होता है, कोई और वॉलंटियर्स वेरिफिकेशन करेगा, वो वहाँ पे विकिपीडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको बोलेगा अगर मैंने गलत कुछ दे दिया। जैसे मैंने बोला कि गोरखपुर से बस्ती का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और सही में पता चले कि नहीं 70 किलोमीटर है, मैंने चेंज कर दिया, तो तुरंत वेरिफिकेशन होगा। जो आप 70 से 10 करेंगे तो जो वहाँ पे चला जाएगा कि हाँ कुछ चेंज हुआ है और वो गलत है, तो फिर वो आपको हटा देंगे। और अगर आप बार बार गलत एंट्री देते हैं तो ब्लॉक भी कर देते हैं, उस एंट्री को आप नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है विकिपीडिया क्या है? विकिपीडिया इज एनजीओ, वॉलंटियर्स वहाँ पे काम करते हैं और बाद में जाके ऊपर लेवल पे वो लोग थोड़ा सा रेगुलेट करते हैं। वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट मेकिंग है। तो देखिएगा आप लोगों के पास या हमेशा साल में 1-2 बार आता है कि डोनेट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग किसी से पैसे नहीं लेते हैं, एडवर्टाइज नहीं करते हैं, तो आपके डोनेशन पे ही चलता है। तो वो डोनेशन मांगते हैं, हर साल में 2-3 बार आता है मैसेज। तो हाँ जनरली मैं पे कर देता हूँ, मैं बहुत यूज करता हूँ विकिपीडिया का, क्योंकि मेरे लिए बहुत ट्रस्टेबल भी है, बहुत अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाता है। और आप लोग भी जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन हो ना, विकिपीडिया का जो पहला दूसरा पैराग्राफ होता है आपको पूरा नहीं पढ़ना होता है, वो 2 पैराग्राफ से यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन पूछती है। जैसे कोई भी चीज हो रहा है विकिपीडिया का जाके 2 पैराग्राफ, आपको बहुत बड़ा उनका आर्टिकल होता है, आप पूरे मत पढ़िए लेकिन 2 पैराग्राफ जरूर पढ़ा कीजिए, बहुत वो यूजफुल होता है। ओके, तो एक तो विकिपीडिया ये हो गया। एएनआई एक न्यूज मीडिया है। न्यूज मीडिया को इन्होंने विकिपीडिया पे एक जगह लिखा हुआ था कि ये जो न्यूज मीडिया है, ये जो भारत इंडिया में जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट में बनाया गया है, कि वो जो भी न्यूज होती है वो सपोर्ट में पपेट टाइप का है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करेगा और गवर्नमेंट के पक्ष में फेक न्यूज भी चलाता है, ऐसा इन्होंने लिखा था। फिर एएनआई ने चेंज किया। एएनआई भी वॉलंटियर चेंज कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने वेरीफाई करके फिर दोबारा चेंज कर दिया और उस ऐप सेक्शन को उन्होंने ब्लॉक कर दिया। जैसे कुछ सेक्शन होता है अगर उन्होंने ब्लॉक कर दिया तो आप नहीं चेंज कर पाएंगे। जैसे अगर उनको लग गया कि कोई जबरदस्ती चेंज कर रहा है और उसको दोबारा विकिपीडिया रिवर्स कर देगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे एएनआई के बारे में इन्होंने लिखा कि ये ऐसी है, एएनआई एक बार वॉलंटियरली चेंज कर सकती है, दोबारा इन्होंने वेरीफाई करा, दोबारा उन्होंने रिवर्स करके लिख दिया कि दे आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट एंड दे आर रनिंग द फेक न्यूज, ऐसे ऐसे लिखा इनके बारे
बारे में। तो अब दोबारा जब इन्होंने चेंज किया तो रिपोर्ट क्या होगा कि ये बार बार चेंज हो रहा है और गलत इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो वो उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो ये नहीं कर पा रहे थे, फिर ये चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, केस किया है कि डिफेमेशन का, कि ये हमारे बारे में झूठा न्यूज फैला रहे हैं, दैट इज द फेक न्यूज। ओके, तो उसी पे है। तो एक यहाँ पे बात ये हो रही है कि जितनी भी, जैसे विकिपीडिया अपने आप को ऐसा भी कहता है कि मैं तो प्लेटफॉर्म हूँ, विकिपीडिया इज लाइक द प्लेटफॉर्म, कंटेंट तो कोई और क्रिएट कर रहा है, वॉलंटियर्स कर रहा है। और विकिपीडिया का ये है कि वो लोग आइडेंटिटी अपने वॉलंटियर्स का कभी वो रिवील नहीं करते हैं, एक बाहर नहीं निकालते हैं, जैसे जो भी वॉलंटियर्स है, ताकि विरोध में, अब एएनआई बहुत बड़ा इस समय मीडिया हो गया है ना, उसके खिलाफ अब आम जनता है, उसके खिलाफ कोई भी कुछ भी करवा सकता है। तो जो लिखता है ना वॉलंटियर्स, मानिए कोई लिखा होगा ना वॉलंटियर्स इनके बारे में, तो उनका आइडेंटिटी नहीं एक्सपोज करते हैं। जैसे आप भी चेंज करेंगे तो आपका आइडेंटिटी नहीं एक्सपोज होगा। तो वॉलंटियर्स को ये अच्छा लगता है कि मैं ट्रूथ को भी ला दे रहा हूँ और मेरा कोई थ्रेट भी नहीं है। जैसे आप किसी नेता के खिलाफ जाकर बोलना स्टार्ट करें तो वो तुरंत आपके खिलाफ गुंडे लगवा देगा, कहीं ना कहीं आपको लगेगा ना कि निकलना मुश्किल है, मेरे खिलाफ 10 केसेज हो रहा है। विकिपीडिया इसलिए वॉलंटियर्स का आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करता है। क्लियर हो रहा है ये चीजें। अब ये एएनआई वाले कह रहे हैं कि नहीं, उसका आइडेंटिटी भी बताइए कि किसने चेंज किया है। 3 जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो इसको संभाल रहे थे इस पेज को, तो उसकी आइडेंटिटी की भी बात हो रही है। लेकिन एक रूल है हमारा, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है इंडिया का, वो एक मतलब छूट देता है, जैसे कि विकिपीडिया इज ए लाइक प्लेटफॉर्म एनी वॉलंटियर्स कैन राइट। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, अमेजन एक प्लेटफॉर्म है, सेलर कोई और हो सकता है, परचेजर कोई और हो सकता है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, उतना ज़्यादा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सेम यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, मैं उस पर क्रिएट करके अपना डाल सकता हूँ वीडियो, कोई और देखेगा। तो यूट्यूब तो सिर्फ प्लेटफॉर्म है ना, क्रिएटर कोई और है और कंज्यूमर कोई और है। तो मानिए कोई क्रिएटर ऐसा कुछ वीडियो डाल दिया जो ऑफ सीन है, या जो क्रिमिनल एक्टिविटी को प्रमोट करता है, या जो राइट को प्रमोट करता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए यूट्यूब को हम नहीं जाके केस करेंगे। जो केस होगा वो जो क्रिएट किया उसके खिलाफ होगा। यूट्यूब पे हम केस नहीं कर सकते। इसको सेफ हार्बर डॉक्ट्रिन कहते हैं। सेफ हार्बर का मतलब जो थर्ड पार्टी है उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द एनी ऑफ द क्रिमिनल केस। ये समझ में आ रहा है क्या है सेफ हार्बर का जो डॉक्ट्रिन है, कि जितने भी थर्ड, तो वैसे विकिपीडिया को भी ये प्रोटेक्शन है कि अगर कुछ वहाँ पे गलत किसी के खिलाफ लिखा गया है तो वो केस विकिपीडिया के खिलाफ नहीं होगा, वो जो लिखा है उसके खिलाफ होगा। लेकिन अब दिक्कत है कि जो लिखा है उसको, उसकी तो आइडेंटिटी ये लोग रिवील नहीं करते। तो अब ये हो रहा है कि फिर रिवील करना पड़ेगा। तो एक होता है कि सेफ हार्बर का जो हम प्रिंसिपल लेके चला रहे हैं, जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो अगर खत्म हो गया तो कहीं ना कहीं जितने भी डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उनकी स्वतंत्रता पे क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि हर केस उस पर करेंगे ना, तो वो कोई भी अपलोड करने के बाद 10 बार सोचेंगे। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है कि हम वीडियो अपना रख सकते हैं, आम जनता को भी अपना डेमोक्रेटिक राइट को एक्सप्रेस करने का मौका मिला है, वो कहीं ना कहीं कर्व होगा। दूसरी चीज़ है कि कोई भी वॉलंटियर्स फिर उतना अपने डेडिकेशन से नहीं लिख पाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि अब बाद में केस हुआ, मेरा नाम आइडेंटिटी एक डिस्क्लोज हो गया, फिर वो जो कंपनी है वो मेरे पीछे पड़ेगी, फिर मेरा सेफ्टी का इश्यू आ जाएगा, हो गया ना, बहुत कुछ का इश्यू आ जाएगा। तो जिस तरीके से इस समय वॉलंटियर्स कुछ भी लिख सकते हैं जैसे अपना, लेकिन विकिपीडिया पे या किसी प्लेटफॉर्म में आप जाके कुछ लिख के आ सकते हैं, तो उतना नहीं है। आप दूसरे आइडेंटिटी से कैसे भी आप आइडेंटिटी अपना थोड़ा सा डिस्क्लोज, मतलब वो वील करके छुपा के आप कहीं ना कहीं कर सकते हैं। तो वही वाला इशू आ रहा है कि जो विकिपीडिया की फंक्शनिंग है, जो वॉलंटियर्स जिस तरीके से क्वालिटी दे रहे हैं, इस समय बहुत ट्रस्टेड है विकिपीडिया। स्टार्टिंग में नहीं था, धीरे धीरे इसको, इनके वॉलंटियर्स बहुत बढ़ गए हैं और बहुत ही ट्रस्टेबल वॉलंटियर्स हैं, इसीलिए विकिपीडिया पे अब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है। यहाँ तक विकिपीडिया अपने नीचे लिख के रखता है कि फिर भी मेरा डेटा एक बार वेरीफाई कीजिएगा ट्रस्टेड सोर्स से। विकिपीडिया कभी क्लेम नहीं करता कि एकदम 100% मेरा ट्रूथ है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी आपको गवर्नमेंट की साइट या कोई भी रिसोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक बार उससे आप जाके वेरीफाई करना होता है। इसी को लेके केस चल रहा है। डिफेमेशन जो है वो आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल 19 हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, लेकिन आर्टिकल 19 में ही जो क्लॉज 2 है उसमें हमने रिस्ट्रिक्शन लगा के रखता है। डिफेमेशन इज वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन। तो इस पे बहुत डिबेट चलता है कि जो डिफेमेशन है, डिफेमेशन कहीं ना कहीं जो हमारा राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन होता है उसको कर्व करता है। और जब किसी भी सिटीजन का अगर राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन हम कर्व करते हैं तो वहाँ की डेमोक्रेसी भी कर्व होती है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, डेमोक्रेसी उतनी
फ्लरिश नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं हम डेमोक्रेसी में क्या चाहिए कि सिटीजन अपने मन की बात कहे, फिर आप उस तरीके से अपने जो नेता हैं, जितने भी लीडर्स हैं या जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं, उनको आप अकाउंटेबिलिटी ला के सकें। जब आपको बोलने ही नहीं दिया जाएगा, मानिए करप्शन का केस हो रहा है और आप बोले ही नहीं, यहाँ पे डिफेमेशन का केस लगा दिया गया कि मानिए किसी लीडर है, उसका बेटा है, वो हजारों करोड़ का बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया और उसमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है, फिर आप जो बोलने गए वो आप पे डिफेमेशन का केस लगा दिया कि 100 करोड़ का आपको पेनल्टी देना पड़ेगी, तो आप हटा लेंगे ना, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं चला गया ना। आप प्रूव कीजिए कि आप सही हैं, मतलब आपका टोटल बिजनेस सही है। आप एकदम डिफेमेशन का केस लगा के एक तरीके से थ्रेट भी तो क्रिएट किया जा सकता है। आम जनता कैसे 100 करोड़ का अगर आप उस पर केस कर देंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो दिस इज द केस, मतलब यहाँ पे विकिपीडिया और एएनआई के बीच में जो डिफेमेशन का केस चल रहा है उसी पे ये एनालिसिस है। देन वी विल सी दैट द धनुष नयनतारा डिस्प्यूट एंड कॉपीराइट लॉ। कल पढ़े रहे थे ना, धनुष ये नयनतारा का एक बायोपिक बन रहा है। नयनतारा ये तमिलनाडु तमिल जो फिल्म इंडस्ट्री है उसकी इस समय सुपरस्टार है, एक्ट्रेस है, पता होगा आप लोगों को, सुपरस्टार ही है ये, आजकल प्रोड्यूसर भी बन गए, ये रिश्तेदार भी हैं, रजनीकांत के दामाद हैं शायद, हाँ ठीक है। और एक कौन सा पिक्चर राजड़ा आया था, राजड़ा में थे वो धनुष, राजड़ा पिक्चर देखा है? राजड़ा नहीं देखा? सोनम कपूर और ये है धनुष, धनुष है, ठीक है, देखिएगा, बहुत उसमें अच्छा अच्छा वो भी है, मतलब अच्छी स्टोरी है उसकी। तो धनुष ने इन पे केस किया है कि मतलब इन्होंने जो यूज किया है इनका क्लिप, तो 1 करोड़ रुपए का इन पे केस किया कि हमें घाटे लगे। अब दिक्कत ये है कि जैसे धनुष उस समय वो प्रोड्यूसर थे, जिस मूवी में का क्लिप इन्होंने यूज किया, जैसे बायोपिक होगा, एक एक्ट्रेस का अगर बायोपिक आप बना रहे हैं तो उसका पिक्चरों से ही तो नाम होता है, तो वो अपने बायोपिक में पिक्चर्स का सीन तो दिखाएगी ना, इस पिक्चर में ये था, इस समय स्टेज पे होता है। तो उन्होंने जो केस चल रहा है, तो धनुष ने कहा कि इन्होंने मेरा जो पिक्चर का है वो क्लिप यूज किया है, लेकिन जो नयनतारा है वो बोल रहे हैं कि मैंने पिक्चर का क्लिप नहीं किया है। पिक्चर जब बन रहा था तो बैक साइड में मैंने अपने मोबाइल से वो सीन करवाया था, उसी स्टेज पे है पर वो मोबाइल से है। तो कॉपीराइट लॉ ये है कि देखिए, कॉपीराइट जब एक मूवी बनता है तो उसमें बहुत से लोगों का कॉपीराइट होता है, एक प्रोड्यूसर का हुआ, स्क्रिप्ट राइटर का हुआ, ठीक है, फिर उसमें जो गाने लिखते हैं, लिरिक्स लिखते हैं, सब लोग है ना, सब लोग कॉपीराइट में आएंगे बहुत सा। अब पूरा पिक्चर का प्रोड्यूसर कॉपीराइट नहीं कर सकता है, उसमें जो सिनेमेटोग्राफी होती है उसी का कॉपीराइट होता है, कि जिस तरीके से आप एंगल बना के फोकस करते हैं, जिस तरीके से आप एंगल से सीन लेते हैं, वो आपका है ना जो प्रोड्यूसर हुआ। तो इसी पे डिबेट चल रहा है कि एकदम 100% हम कॉपीराइट नहीं दे सकते हर एक स्टेज का, क्योंकि एक तो बायोपिक बन रहा है, तो बायोपिक जिसका बनेगा तो वो कहीं ना कहीं अब जहां जहां काम किया उसका तो यूज करेगा ना। और ये है कि अगर आप प्रोड्यूसर का है तो प्रोड्यूसर का जो ऊपर, या तो उन्होंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिखवाया हो कि इस स्टेज पे जितना भी चीजें होगा सबका कॉपीराइट मेरे पास होगा। नॉर्मल जो कॉपीराइट होता है एक प्रोड्यूसर का सिनेमेटोग्राफी जो होती है उस पे होता है। सिनेमेटोग्राफी का मतलब समझ रहे हैं ना, जिस एंगल से पिक्चर लिया जाता है, आप लोग देखते होंगे काफी उस एंगल से जिस तरीके से सीन्स दिखाए जाते हैं उस पे बहुत इंपैक्ट आता है ओवरऑल मूवी पे। क्लियर हो रही है ये चीजें? तो इसी पे डिबेट चल रहा है कि अभी लॉ ये इस पे मतलब ये केस हुआ है। अब केस में ये देखना है कि सिनेमेटोग्राफी या जो कॉपीराइट का लॉ है, हमारा पेटेंट एक्ट ऑफ 1957 है, इस वही प्रोटेक्ट करता है कॉपीराइट को, और वो कहाँ तक एक मूवी का जो पिक्चर बनता है किस एक्सटेंट तक वो प्रोटेक्ट करता है कॉपीराइट को, और किसके किसके कॉपीराइट को वो प्रोटेक्ट करता है। तो इस पे थोड़ा सा तो वो हम एनालिसिस देखेंगे। क्लियर हो रहा है? ये मैटर क्या है? मैटर ये है कि इनका मूवी था, बहुत साल पहले का था, 2017 का मूवी था, उसमें वो काम की थी। अभी इनका बायोपिक बन रहा है, उस मूवी का इन्होंने कुछ क्लिप यूज किया है, ठीक है। तो इनका ये है कि मोबाइल से हमने जो लिया था वो यूज किया, आपका जो कैमरा वैमरा लगा था उसका वाला मूवी से हम डायरेक्ट नहीं उठाए हैं, हम अपना पीछे से बनवा रहे थे, वो है, ठीक है। अब ये चेक होगा कि सच में वो मोबाइल का ही है कि वो मूवी का है, एक तो चेक ये होगा। अगर वो मोबाइल का है तो पहली बात तो बहुत कुछ नयनतारा के फेवर में चला जाएगा, क्योंकि जब तक ओरिजिनल जो कैमरा प्रोड्यूसर यूज करता है उसी को हम मूवी का पार्ट मानते हैं, ठीक है, पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि जब बायोपिक बनता है, जैसे बायोपिक का मतलब क्या होता है, बायोपिक का फुल फॉर्म क्या होता है? बायो मीन्स बायोग्राफी, पिक मतलब पिक्चर्स, जो आपका बायोग्राफी होता है उसका जो पिक्चर टोटल आप करते हैं वही बायोपिक होता है। तो उसी पे है कि नयनतारा उस समय इनके जो पति थे वो डायरेक्टर थे, बाद में उनसे शादी हो गई, उस समय शादी नहीं थी हुई थी उनके, जो उसी पिक्चर के जिस पिक्चर का उन्होंने क्लिप लिया है। तो इसको अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे, इस पे क्या क्या मैटर हो रहा है। ओवरऑल मैंने बता ही दिया, मैक्सिमम चीज को समराइज कर ही दिया। ओके, नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक हिस्टोरियन अमिया कुमार बागची पासे जब, तो बस आप पीसेस में ये देखिएगा कि पूछ देता है कि ये कहाँ से एसोसिएटेड थे, तो यू शुड नो। इन भूषण इंडिया सेज इट विल नॉट बैक यूज ऑफ द प्लास्टिक अल्टरनेटिव। इसका मतलब ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंडिया से इट विल नॉट बैक द यूज ऑफ प्लास्टिक अल्टरनेटिव। भूषण कहाँ पे है?
साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया में मीटिंग चल रहा है कि हम प्लास्टिक को जो ये वन टाइम यूज़ का जो प्लास्टिक होता है उसको कैसे हम टैकल करें, क्योंकि उससे काफ़ी इन्वायरमेंट का वो हो रहा है। अब ये है कि उसको अगर आप हटाना है तो अल्टरनेटिव लाइएगा। तो ये इंडिया ये कह रहा है कि जो अगर आप कोई दूसरा देश बोले कि ये अल्टरनेटिव लाइए, होता है ना कि कोई देश का माने किसी देश में पेपर बहुत सस्ता हो या किसी देश में जूट बहुत सस्ता हो, तो जूट वाला जूट कहेगा, पेपर वाला कहेगा पेपर है। तो इंडिया ये बोल रहा है कि हम ना अल्टरनेटिव अगर कोई बताएगा वो हम यूज नहीं करेंगे। एक हमारा खुद का डिस्कशन होगा, हम अपना खुद का कमेटी बैठाएंगे और कैसे अल्टरनेटिव लाना है प्लास्टिक का वो हम डिसाइड करेंगे। हम प्लास्टिक हटाना चाहते हैं पर वो हम अपने अनुसार हटाना चाहते हैं कि हम उसको कैसे रिप्लेस करेंगे। ऊपर से कोई लॉ या कोई एग्रीमेंट या कोई टीटी नहीं होना चाहिए जो सब पे फोर्स कर दे। होता है ना कि आप फोर्स कर दे रहे हैं कि आप यही यूज कीजिए। जैसे होता है कि क्लासरूम का अगर कोई ये फोर्स कर दे कि उसमें ग्लास नहीं यूज हो सकता है, हो गया ना कि एक क्लासरूम बने और उसमें ग्लास नहीं यूज हो सकता है, तो वो लॉ बन गया ना कि ग्लास यूज करना ही बैन हो गया। लेकिन ये कोई यूज करे कि आप उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन बना सकते हैं, तो होगा कि ग्लास यूज करके भी वेंटिलेशन क्रिएट किया जा सकता है। होता है ना। तो इंडिया कह रहा है कि हम वेंटिलेशन के लिए तैयार हैं, प्रॉपर तरीके से हम प्लास्टिक हटाने के लिए तैयार है, लेकिन हम ग्रेजुअल फेज में हटाएंगे और हम खुद अल्टरनेटिव ढूंढेंगे कि हमारे वहाँ क्या अवेलेबल है, उसको करेंगे। कोई एग्रीमेंट अगर इंटरनेशनल लेवल पे बनता है और वो इम्पोज होगा तो वी विल बी नॉट एक्सेप्टिंग। तो यही है। अभी देखिए अभी फाइनल डॉक्यूमेंट्स आता है तो क्या होता है, अभी तो डिस्कशन चल रहा है। जीएस पेपर 3 अगेन इन्वायरमेंट का पार्ट हो गया। लिथुआनियन ड्रामा टॉक्सिक विंस गोल्ड पिकॉक। तो ये पीसेस के लिए हो गया कि गोल्ड पिकॉक अवार्ड है और किसको मिला है, लिथुआनिया का जो ड्रामा है टॉक्सिक विंस, टॉक्सिक, ठीक है। तो ये पीसेस में सिर्फ नाम आप लोगों को याद करना है, ये पीसेस में डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। लिथुआनिया कहाँ पे है, रस्सा से पहले ये रस्सा से सब जुड़े थे, अभी टूट टूट के हुए 1991 के बाद। पहले ये यूएसएसआर के पार्ट थे। तो ऊपर जब आप देखिएगा रस्सा का ईस्टर्न साइड पे आपको ये सब मिलेगा, लिथुआनिया, लैटविया, ये बेलारस, ये सब उसी एरिया में है। दे आर नाउ द ईस्ट। फार्मर्स मस्ट गेट हाई क्वालिटी सीड्स फर्टिलाइजर सेज द एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो ये तो बात हो ही रही है कि जो फार्मर्स का हमेशा भी मीटिंग चल रही है और उसमें हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि जो फार्मर्स हैं उनको हाई क्वालिटी सीड्स मिलना चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा सकें। तो अगेन इट विल बी पार्ट ऑफ कहाँ पे ये हो रहा है उसको लेके पीसेस में पूछेगा, और एग्रीकल्चर में हम क्या चाहते हैं, ओवरऑल क्या नीड है फार्मर्स का। और जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी में भी एग्रीकल्चर आता है। एग्रीकल्चर दो जगह पे आता है, जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी में आता है। तो ज्योग्राफी में ये होगा कि वहाँ पे एग्रीकल्चर आएगा तो वो सॉइल से रिलेटेड होगा, इरिगेशन से रिलेटेड होगा। और सेम अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमी में आता है तो वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, किस तरीके का पैसा मिल रहा है, कितना इनपुट्स फार्मर्स को लग रहा है और कैसे बेच रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ क्लाइमेटिक हो जाएगा जो ज्योग्राफी में होगा, जमीन से जुड़ा होगा और इरिगेशन ये सबसे होगा। और जो इधर आएगा जीएस पेपर 3 में दैट विल बी फ्रॉम द इकोनॉमी कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है, पैसे कितने लग रहे हैं और कितना आउटपुट हो रहा है। समझ में आ रहा है। यूपीएससी का सिलेबस बहुत ओवरलैपिंग है, एक ही चीजें दो जगह पूछते हैं और क्वेश्चन भी उठा उठा के एक ही टॉपिक से दोनों जगह पूछते हैं, पर आंसर लिखने का तरीका बदल जाता है। अगर ज्योग्राफी में पूछेगा तो जो आपका आंसर होगा सॉइल की बात करेंगे, इरिगेशन की बात करेंगे, क्लाइमेट की कंडीशन की बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे, विंड की बात करेंगे, ये सब बात करेंगे, मानसून की बात करेंगे। क्लियर हो रहा है कि खरीफ वाला है कि क्यों पानी की ज़्यादा जरूरत होती है। लेकिन जब एग्रीकल्चर में ये पूछ देगा इकोनॉमी में, तब आप बात करेंगे कि इनपुट्स क्या क्या लगता है, क्या उसको प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन क्या होता है, इंश्योरेंस कैसे हम ला सकते हैं, और आउटपुट कैसे हो सकता है, प्रोसेसिंग कैसे हो सकता है, और मार्केट से कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। सेम चीज़ को लिख सकते हैं दो तरीके से। तो दिस विल बी पार्ट ऑफ द जीएस पेपर 3। यहाँ पे एग्रीकल्चर